हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश भैया और आप सबका स्वागत है रैंक प्लस पे। सो बच्चों, आज हमारा विलियन चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज आपका लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 8 और आज हम आपके फाइनली इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, यानी गत प्रश्नों में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं या जो भी चीज़ें करवाई गई हैं वो सही में कितना ज़्यादा ज़रूरी था आपको करना। चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो, चाहे वो फॉर्मूले क्यों ना हो, आपको हर एक चीज़ का एक पूरा होता है चीज़ कर लोगे तो अच्छा रहता है ना। तो वही वाली बात है। तो आपके गत वर्षों पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज हम उन पर पूरे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके नीट में आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर। तो भाई देखो, हर एक क्वेश्चन का सही से जवाब देना। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर मैंने केवल क्वेश्चन दिखा भी दिए लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करके आंसर नहीं दे पा रहे तो वो इतना फिर फायदा फिर आपका लेक्चर नहीं रह पाता है ना। तो अल्टीमेट टास्क अपना आंसर देना ही रह जाता है। ओके, क्लियर। तो क्वेश्चन पढ़ना और अच्छे तरीके से आंसर देना। किसी क्वेश्चन में अटक रहे कोई बात नहीं है, हिंट मैं एक बार के लिए दे दूंगा, लेकिन पहले पूछना एक बार के लिए कि पहले जितना हो सके उतना दिमाग लगाना फिर पूछना। ठीक है, मैं जवाब जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कल एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक क्वेश्चन दिया था। मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले इस सवाल का मुझे जवाब कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि दो तत्व ए तथा बी मिलकर AB2 और AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया था और यहाँ पर यह बोला गया था कि अगर 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 का हिमांक को 2.3 केल्विन अवनमित करता है और अगर 1 ग्राम AB4 डाला जाए तो 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। तो बेंजीन के लिए अगर मोलर अवनमन स्थिरांक आपको दिया हुआ है 5.1 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो A और B का परमाणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, ओके। तो बताओ भाई, क्या आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए मतलब आपका सही स्टडी चल रही है। पर अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे जो एक्चुअल में ईजी है, तो मतलब मैं मानूंगा कहीं ना कहीं भटकाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि विचलन हो रहा है, जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हो। तो पहले फटाफट से मुझे एक बार कमेंट करके इस सवाल का जवाब सभी लोगों को बताना है। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी से बताइए भाई इस सवाल का जवाब क्या आने वाला है। आपको मैं पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नहीं करा तो बस सोच लो, फटाफट से मुझे बता दो किया है कि नहीं किया। बस यस और नो में आंसर दो, सिंपल सी बात है। आंसर अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है आप टाइप कर दोगे, लेकिन अगर नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है नो तो टाइप कर ही देना कि हाँ भैया ये तो हमने नहीं किया है और हमें लगता भी नहीं कि शायद हम कर पाएंगे। आप भी करके बता दो तभी अच्छा रहेगा। हाँ सर, जो भी लगता है यार फटाफट से कमेंट करो, बताओ कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, किया है कि नहीं किया है। फटाफट से देख करके मुझे इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। किया है कि नहीं किया फटाफट से कमेंट कर दो। क्या, और अगर किया है तो आंसर भी बता दो फटाफट से। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। ओके, नहीं किया है। हाँ, क्यों नहीं किया गया है भाई? नहीं हो पा रहा था, क्या सीन है? या गलत घर पे मतलब टाइम नहीं मिल पाता, कुछ और बात है? देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आपको केवल मोलर द्रव्यमान यानी कि इनके परमाणविक द्रव्यमान की गणना करनी थी और हिमांक में अवनमन की बात की गई है। तो अगर मैं बहुत ही कॉमन सेंस भी अगर यूज़ करूँ तो भी कर सकते थे। ओके, विकास कह रहे हैं कि सर 29 को टेस्ट है ना, तो विकास टेस्ट में भी अगर यही क्वेश्चन आएगा तो नहीं करोगे क्या? टेस्ट में तो ये तो टेस्ट तो बहाना हो गया ना, मतलब किसी दूसरे चैप्टर का टेस्ट होता तो अलग बात होती। चैप्टर भी यही आने वाला है और आप इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, दोनों चैप्टर आएंगे तो क्या हो गया, टॉपिक तो सेम है, हमारा टॉपिक तो सेम है, दोनों चैप्टर ही सेम है। तो ये तो बहाना हो गया फिर तो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर पे बैठ के। ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है ना आंसर दिया जा रहा है। चलो देखते हैं टेस्ट में आप कैसे क्वेश्चन कर पाते हो, उसका भी मैं देखूंगा टेस्ट में क्या आपका स्कोर रहता है। लेकिन अल्टीमेट बात तो वही है ना, टेस्ट को करने के लिए केवल थ्योरी नहीं पढ़ना, और थ्योरी तो वैसे आप डेली की डेली पढ़ रहे होंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या? ओके चलो देखो, तो अगर देखा जाए थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो देखो हमारे पास बेसिकली एक तो AB2 है और एक मेरे पास AB4 है। अगर AB2 की अगर बात की जाए तो देखो AB2 है बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर एक तो आपके पास A है और दो आपके पास B है, इनको मिलाओगे तो आपका AB2 बनेगा। AB4 का बनता है जब एक आपके पास A होता है और चार आपके पास B होते हैं, है ना। जब ये आपस में मिलते हैं तो आपका AB4 बनता है, कॉमन सेंस है। यानी कि AB2 का जो द्रव्यमान आएगा वो कब आएगा? A प्लस 2B के द्रव्यमान के योग के बराबर, कॉमन सेंस।
और यहाँ पर 1A और 4B का जब द्रव्यमान जोड़ा जाएगा तो आपका AB4 का द्रव्यमान निकल के आएगा। और इसके लिए देखो एक तरीका आपको दिया है, हिमांक में अवनमन के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप यूज में ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ये बोला कि अगर AB2 1 ग्राम डाला जाता है 20 ग्राम बेंजीन में तो 2.3 केल्विन का अवनमन होता है। यानी कि डेल्टा TF इक्वल टू जो KFM है, आप इस फॉर्मूले को यूज ले सकते हो और इसका जो व्यापक रूप है आप उसको भी उपयोग में ले सकते हो। जो कि ये वाला फॉर्मूला आपके लिए रहता है ना। तो मैं क्या इस फॉर्मूले को जो है हम उपयोग में ला सकते हैं बहुत ईजिली। अब देखो इस फॉर्मूले को दोनों कंडीशन पे अलग अलग अप्लाई करना, इसका फायदा क्या रहेगा, आपको ओवरऑल विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा, एक बार AB2 का एक बार AB4 का। और इस सिंपल इक्वेशन में रख करके आप बहुत ईजी A और B का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो, उनके परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हो। तो कैसे, अगर मान लो मैं ऐसे कहता हूँ AB2 के लिए, तो डेल्टा TF की देखो वैल्यू क्या दी हुई है, वो हमें दी हुई है 2.3 केल्विन। इक्वल्स टू KF की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है 5.1। इनटू में अगर बात करेंगे विलेय का द्रव्यमान क्या दिया है, AB2 का द्रव्यमान हमें दिया है 1 ग्राम, तो 1 बट इसका मोलर द्रव्यमान क्या है, चलो AB2 ही लिख देता हूँ। इनटू में 1000 मैंने किया है क्योंकि नीचे बेंजीन की जो मात्रा दी हुई है वो मैं ग्राम में दी हुई है, तो मैं 1000 का गुणा करके चलूंगा। तो देखो कितना दिया, 20 ग्राम बेंजीन बोला गया जो कि विलाय का कार्य यहाँ पे कर रहा है। अब कॉमन सेंस ये बोलता है कि इसको सॉल्व करके मुझे MAB2 मिल सकता है। क्या मिलेगा मेरे पास, तो देखो 20 से ये कट जाएगा आपके पास कितनी बार, 50 बार नहीं 5 बार, सॉरी 5 बार। हाँ नहीं सही 50, हाँ सही 50 सॉरी, ये आपका 50 बार कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5.1 इंटू में 50 डिवाइड बाई 2.3 का डिवाइड लगा दोगे यहाँ पे। इससे क्या मिलेगा आपको, AB2 का मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है ओके। और इसी प्रकार से मैं इसको एक बार लगाऊंगा AB4 के लिए। जब मुझे बताना इसमें मुश्किल कहाँ पे आ रही है, ये तो आलस हो गया ना, फिर तो ये तो कायदे से आलस है कि यार आप नहीं कर रहे। तो क्या दिया 1.3 केल्विन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या ये मेहनत नहीं करेंगे हम। KF की वैल्यू सेम 5.1 इंटू में AB4 का द्रव्यमान कितना दिया, 1 ग्राम में ये दिया है सेम, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अपन में इसका मोलर द्रव्यमान MAB4 ले लो, विलायक अभी भी 20 है, ऊपर आपको 1000 से गुणा करना ही है, 20 से ये कर जाएगा फिर से आपको 50 बार, क्या हो जाएगा, तो M 5.1 इंटू 50 अपॉन में 1.3, ठीक। इससे आपको इसका द्रव्यमान मिल जाएगा। तो AB2 और AB4 दोनों का द्रव्यमान आपको मिल चुका है। अब हम जानते हैं, जैसे कि मैंने बोला था AB2 में 1A और 2B होंगे और AB4 में 1A और 4B होंगे। तो ये जो आपको आंसर निकल के आ रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको आप बराबर कर दोगे 1A प्लस 2B के, और इसको जो है आप बराबर करोगे 1A प्लस 4B के, और आपको दो समीकरण मिल जाएंगे जिसमें A और B को ज्ञात करके आपका उसका द्रव्यमान आपको पता चल जाएगा। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है। अब बताओ भाई, इसमें क्या एक्चुअल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि हमने बिल्कुल भी माइंड का यूज़ करना ही ज़रूरी नहीं समझा कि यार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बजाय ये बहाना दिया गया कि यार 29 को तो पेपर है सर, तो चैप्टर भी यही आएगा बच्चे, इसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पाए तो पेपर में कैसे करोगे, क्योंकि पेपर में मैंने अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, हर लेवल का क्वेश्चन दिया, इसमें ईजी भी दिया है, मीडियम भी दिया है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी दिए हैं, तो ऐसे तो आप पेपर में भी नहीं कर पाओगे, ऐसे अचानक से क्वेश्चन नहीं हो पाते, ठीक है, पहली चीज़ तो अगर आप क्वेश्चन ही ट्राई नहीं करोगे, वो भी सेम चैप्टर के जो एग्जाम में आने वाला है, तो फिर तो वो बहाना है केवल। ओके, अगर डीएसए के साथ आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, उनका फ़ायदा उल्टा आपको कि जितने टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप वही नहीं कर रहे तो फिर एक्जैक्टली किया क्या फिर आपने, है ना, तो ये तो फिर सब बहानेबाजी है, फिर तो मेरी नज़र में और कुछ नहीं है। हाँ, एक चाहे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो चलो समझ में आता है कि चलो ये चीज़ समझ में नहीं है, इसको रिपीट किया जाए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई 29 को तो टेस्ट है ना, भाई यही शिकायत मैं सेम अभी आपके घर पे करूँगा। ओके, तो आपको ये बोला, आप उनको भी सेम चीज़ कहना कि 29 को सर टेस्ट था मेरा और चैप्टर यही है, लेकिन पर मैं इसी के क्वेश्चन नहीं करूँगा, टेस्ट में करके दिखाऊंगा मैं तो साबित, ये सब आने बाजी, इसका कुछ नहीं होता है। ओके,
तो ये वाली बहानेबाजी कभी मेरे को गलती से ही मत देना। आगे तो ये हमारा फिलहाल क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करना और इसका आंसर मुझे बताना। हालांकि कल भी मैंने आपको एक दिया था क्वेश्चन जिसका भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि यार इसको सॉल्व करके उसका आंसर बताना। क्या आपने वो क्वेश्चन किया ट्राई? जल्दी से बताइए कि आपने वो वाला कल वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक क्वेश्चन था, क्या आपने एक्चुअल में इसको बाद में सॉल्व किया या फिर बस क्लास में देख करके छोड़ दे कि चलो ठीक है अब तो देखी जाएगी? अगर आप ये वाली गलती कर रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट से दूर जाने वाले हो। हालांकि जब टेस्ट होगा तो आपकी आंखें और खुल जाएंगी, कोई बात नहीं है, टेस्ट के दौरान आंखें खोलना, वही ना कि जब तक पत्थर नहीं पड़ते अकल नहीं चलती, तो वही वाली बात है, ये वाली गलती नहीं करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नीट का एग्जाम निकाल सकते हो तो चलो भाई क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं भाई एक्चुअल में कितना कर सकते हो। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था आपके नीट 2022 का, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन क्या हमारा कि एक मोलल विलयन जिसमें किसी विलय के 0.5 मोल उपस्थित हैं उसमें क्या चीज़ सत्य रहने वाली है? विलायक के 100 ml होंगे, विलायक के 1000 ग्राम होंगे, विलायक के 500 ml होंगे, विलायक के 500 ग्राम होंगे। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, नीट 2022 का लेटेस्ट ही है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2 साल पुराना ही मैक्सिमम, है ना। चलिए बताइए भाई इस सवाल का जवाब फिर आप दे सकते हो इसका मतलब, तो बताओ भाई। इजी क्वेश्चन है, 1-1 मिनट का टाइम मैं दूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए, और कहीं ना कहीं अपने पास नीट के अंदर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही नहीं मिल पाता है। सो बताइए भाई कि अगर एक मोलल विलयन होगा और विलय के अगर 0.5 मोल अगर हैं तो विलायक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मीनिंग यही निकल के आ रहा है हमारा, विलायक 100 ml होगा, 1000 ग्राम होगा, 500 ml होना चाहिए, 500 ग्राम होगा। फटाफट से इसका आंसर मेरे पास आना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि हाँ चलो भाई थोड़ी पढ़ाई की जा रही है। चलो एक मुश्किल क्वेश्चन है, चलो ठीक है, देख के डर गए, डर भी लग जाता होगा, चलो वो भी दिया। चलो बताओ भाई, चलो ये भी छूट दे रहे हैं मुझे इस सवाल का ज़्यादा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। और अगर मैं इसे मॉड्यूल के हिसाब से देखूँ, अगर मॉड्यूल में इस क्वेश्चन को दूँ तो उसको मैं सिंगल स्टार क्वेश्चन दूंगा, बेहद ईजी क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इस सवाल का जवाब क्या होगा? मैं वेट कर रहा हूँ आपके सवालों के जवाब के, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं अच्छी क्लास में। जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा? A, B, C। ओके सो आराम से, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, 1 मिनट बीत गया आराम से। हाँ, पर मैं देख पा रहा हूँ कि अब तक एक का भी जवाब नहीं आया है। तब इसका मतलब मैं क्या मानूँ, मतलब क्या लेना चाहिए कि भाई नीट का एग्ज़ाम नहीं निकालना है, क्या करना है, क्या लगता है? हाँ, मतलब ये भी नहीं कि कोई आंसर आया हो, नहीं, ये भी नहीं कि भाई सोचा जा रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई। ऐसे एग्ज़ाम तुम कैसे निकालोगे? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब इतना मुश्किल है क्या? क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि एक मोलल विलयन है और विलय के 0.5 मोल हैं और विलायक की मात्रा पूछी है, इसमें मुश्किल क्या है? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया तो। हाँ, और जब तक मैं देख पा रहा हूँ कोई आंसर नहीं दिया गया है। क्या चाहते हो, आगे बढ़े नहीं बढ़े? ऐसे ही पढ़ना है क्या कि मैं ही सारा सॉल्व कर दूँ आपकी जगह, मैं ही पेपर दे के आ जाता हूँ? फिर तो वो वाली चीज़ हो गई है। मतलब क्या चाहते हो? मतलब ऐसे तो नहीं होगा भाई, ऐसे नीट नहीं निकलता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई आंसर नहीं आया और मुझे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। मतलब मैं इसे करना भी चाहूँ तो मुझे शायद टाइम भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअल में काफ़ी ईजी है। मोललता की परिभाषा हम लोग जानते हैं। मोललता क्या होती है? जो भी आपके विलय के मोल हैं अपॉन में क्या होता है मेरे पास, विलायक का भार होता है, जो कि आपको नॉर्मली केजी में होना चाहिए। ठीक है, चलो हम आइडियल वाला फॉर्मूला भी लेके चलते हैं। हमें बोला है एक मोलल, तो मोलल का मतलब तो मोललता होती है, तो क्लास में बोला है कि मोलल वर्ड मोललता से ही आया है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 1, इक्वल्स टू विलय के मोल कितने दिए हुए हैं 0.5।
तो ऐसे में क्या मैं विलायक का भार ज्ञात कर सकता हूँ? हालांकि ये बात फिक्स है कि वो मिलेगा मुझे केजी में, ठीक है। अब चलो भाई, आप लोग बोलते हो भाई बहुत ही अच्छा बहाना है लेकर के चलते हो कि भाई हम तो बायो वाले हैं, हमारा तो मैथ्स अच्छी नहीं है, तो हम न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते। भाई इसको तो सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे लगता नहीं है। विलायक की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेजोगे, 1 से डिवाइड लगा दोगे, तो विलायक का भार मुझे पता चल जाएगा। यानी 0.5 kg। लेकिन आप बोलोगे भैया ऑप्शन में तो केजी दिया ही नहीं है, तो हम तो क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, हमने तो केजी में आंसर निकाल दिया। पर आप केजी को तो ग्राम में परिवर्तित कर सकते हो, कैसे? 1000 से गुणा कर दो। $500 ग्राम। क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? इतनी आंखें तो साफ होनी चाहिए। देखो पहली बात तो मोललता मैं विलायक की मात्रा ml में लेके नहीं चलता, तो इन दोनों का तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। 1000 ग्राम है नहीं, 500 ग्राम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक ने भी जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्यों। क्या ये बहुत मुश्किल था? मुझे तो नहीं लगता। क्या लगता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या क्वेश्चन? ओके, पर आंसर नहीं दिया क्या है भाई? ऐसे नहीं निकलता। अगर आपको लगता है क्लास में नहीं हो तो एक अलग बात है, चलो मैंने मान लिया कि चलो हम तो भूतों को पढ़ा रहे हैं, तब तो एक अलग बात हो गई। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि भाई कोई कमेंट नहीं किया गया इसके रिगार्डिंग, और लास्ट कमेंट विकास ने दिया था बस 1:08 पे या 9 पे, और अब 21 हो गया है। 11 मिनट से बच्चा गायब है क्लास में, 11 या 12 मिनट ले लो, आप गायब है। भाई ऐसे तो नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे हम, ना ऐसे आप पढ़ पाओगे, ना ऐसे एग्ज़ाम निकलेगा, फिर एक साल फिर ड्रॉप लेना, क्योंकि नीट में तो वही कोई नंबर ऑफ चांस होता ही नहीं कि भाई कितने भी चांस पे ले लो। ऐसे नहीं होने वाला भाई, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। चलो एक क्वेश्चन में देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। अब ये दिखने में भैया कि भाई काफ़ी सारे, तो आप जैसे पहले वाला क्वेश्चन देख के डर गए, इसकी थ्योरी देख के डर जाओगे। पर क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ सिंगल स्टार क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है, बेहद ईजी क्वेश्चन है। इसको ट्राई करके देख लो। चलो मैं पढ़ के दिखाता हूँ, हो सकता है आप पढ़ नहीं पा रहे हो सकता है। चलो कोई नहीं, हम सारी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि हम शायद अंधों को पढ़ा रहे हैं, कि भाई आंखें ढंग से काम नहीं कर रही हैं, आंखों में थोड़ी बीमारी है। चलो देख लो भाई, मैं क्वेश्चन पढ़ के ही बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि निम्न विलयनों, कौन से विलयन बता देंगे, को बनाया गया है, कैसे कैसे बनाया गया। आपका 250 ml जल है, जब एक बार आपने 10 ग्राम अपने ग्लूकोज को विलय किया, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6 को घोल के, उसका दाब है P1, और 250 ml जल में ही आपने 10 ग्राम क्या डाला, यूरिया डाला है, जिसका फॉर्मूला CH4N2O है, को घोलकर P2, एवं 250 ml जल में 10 ग्राम ही आपने सुक्रोज लिया, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 है, को घोलकर P3 आपने बनाया। ओके, इन विलयनों के परासरण दाबों के घटते क्रम में आपको इनको व्यवस्थित करना है। बेहद ईजी क्वेश्चन, बेहद ईजी क्वेश्चन। तीनों में अगर देखा जाए, मतलब ओवरऑल 3 विलेन आपने बनाए। चलो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से और इजी कर देते हैं। चलो हो सकता है क्वेश्चन पढ़ के ना समझ में आए, थोड़ा इजी कर देते हैं। आपने क्या लिया, आपने 3 विलेन बनाए, एक पहला, एक दूसरा और एक तीसरा। तीनों विलेनों में क्या है हमारे पास, देखो एक चीज़ तो कॉमन है कि मेरे पास 250 ml जल में तीनों को बनाया गया है। यानी पहले वाले को बनाने के लिए 250 ml आपने जल लिया, दूसरे वाले को बनाया तो आपने फिर से 250 ml आपने जल लिया, और तीसरे वाले को बनाया आपने फिर से 250 ml आपने जल को लिया है। ठीक है, तो ये जल तो क्या है मेरा, तो जल ओवरऑल मेरा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये तो हो गया मेरा विलायक। तीनों कंडीशन में विलायक मेरा जल ही है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, और क्या बोला है, देखो हर एक में विलय अलग अलग है, पर हालांकि विलय की ग्राम में मात्रा बराबर दी हुई है। पहले में आपने लिया 10 ग्राम ग्लूकोज लिया आपने, ठीक है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ तो मैंने लिख दिया। दूसरे वाले में आपने क्या लिया, 10 ग्राम यूरिया लिया, जिसका फॉर्मूला CH4N2O होता है, और तीसरे वाले में आपने लिया 10 ग्राम आपने लिया सुक्रोज, और उसका फॉर्मूला C12, हाँ C12H22O11, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। आपको बोला गया भाई तीनों का अगर परासरण दाब अगर निकाला जाए, तो मान लो इस वाले का परासरण दाब का P1 आता है,
इसका P2 और इसका P3 है। आपको इन तीनों में कंपेयर करना है। अब क्या ये क्वेश्चन किया जा सकता है, बताओ भाई। हालांकि चलो एक हिंट देता हूँ, परासरण दाब निकालना है ना, तो उसका तो फॉर्मूला भी हमारे पास रहता ही है ना। फॉर्मूला क्या रहता है परासरण दाब का, CRT। तीनों के लिए टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, R फिक्स हो जाएगा। जिसकी सांद्रता ज़्यादा है मतलब उसका परासरण दाब ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है सांद्रता बेसिकली आप मोलरता के रूप में निकालते हो, जिसका सिंबल कैपिटल M होता ही है। तो आपको मतलब ओवरऑल हर एक की मोलरता देखनी है। अच्छा मोलरता कैसे निकालते, चलो वो भी देख लेते हैं। अब मोलरता कंपेयर करनी है तो ऑब्वियसली बात है जिसकी मोलरता ज़्यादा उसका परासरण दाब ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो मोलरता कैसे निकालते हैं, मोलरता का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, जो कि लीटर में होना चाहिए। ml में वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो जल हमारे पास तीनों में सेम है, तीनों का आयतन समान है, मतलब ओवरऑल आयतन तो आपका समान हो गया। तो बच्चा कौन, विलेय के मोल पता करने हैं। अच्छा मोल कैसे निकालते हैं आप, यानी कि देखो ऑब्वियसली बात है जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसकी मोलरता ज़्यादा, जिसकी मोलरता ज़्यादा हो उसके परासरण दाब भी ज़्यादा। अब मोल किसके ज़्यादा रहेंगे वो आप देख सकते हो, ग्राम में मात्रा दी हुई है, हर एक का अणुभार दिया हुआ है, उससे आप मोल निकाल सकते हो। और चलो वो भी नहीं निकालना मैं तो कह रहा हूँ, तो मोल भी मत निकालो, तुम और तरीका देख लो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इतना करना है कि भाई आपको विलेय के मोल क्या होते हैं हमारे पास, वो आपके पास रहता है, वो आपके पास रहता है विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का भार अपन विलेय का मोलर द्रव्यमान, यही तो मेरे पास रहता है। अब वही वाली बात है, देखो विलेय का भार देखो हर बार 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम है, तो ये तो फिक्स है। तो बचा क्या मेरा, मोलर द्रव्यमान सारा कुछ रह गया। अल्टीमेट बात, हर एक का फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसका मोलर द्रव्यमान सबसे ज़्यादा हुआ उसके मोल सबसे कम हो गए, जिसके मोल सबसे कम हो गए उसका मोलरता कम हो गई, जिसकी मोलरता कम हो गई उसका परासरण दाब भी कम हो गया। दैट्स इट। यानी अगर मुझे पता करना है किसका परासरण दाब सबसे ज़्यादा है तो उसका मोलर द्रव्यमान सबसे कम होना चाहिए, और जिसका मोलर द्रव्यमान ज़्यादा है उसका परासरण दाब सबसे कम होगा। तो भाई क्या हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्या मैं हर एक का मोलर द्रव्यमान कंपेयर नहीं कर सकता, अब तो हो जाएगा। अब तो देखो आपको पता है, देखो यूरिया का देखा जाए तो इसका मोलर द्रव्यमान सबसे कम है, और इसके बाद ग्लूकोज और फिर सुक्रोज आता है, केवल फॉर्मूले से भी पता चल रहा है, चाहो तो निकाल लो। तो यानी कि P2 जिसका मोलर द्रव्यमान सबसे कम है उसकी जिसका मोलर द्रव्यमान कम उसकी मोल ज़्यादा, मोलरता ज़्यादा, परासरण दाब ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, P2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि फिर मेरा P1 और फिर मेरा P3। यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, P2 सबसे ज़्यादा, फिर P1 और फिर आपका P3। तो P2 P1 P3 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसका मोलर द्रव्यमान सबसे कम था उसके मोल सबसे ज़्यादा बन पा रहे थे, जिसके मोल ज़्यादा थे कॉमन सेंस उसकी मोलरता ज़्यादा होती है, और जिसकी मोलरता ज़्यादा होगी उसका परासरण दाब भी ज़्यादा होगा। अब वही वाली बात है, क्या क्वेश्चन मुश्किल था, पर नहीं आंसर में देना ही नहीं, हमें चुप्पी साध के बैठनी कि हम चुप रहेंगे, और हम तो शायद क्लास में भी नहीं है। हाँ ऐसे करने का प्लान है क्या भाई, ऐसे तो हो गया कल्याण, ऐसे कैसे करोगे, नीट कैसे निकालोगे भाई, इस तरीके से नीट थोड़ी निकलता है। हाँ जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से स्टार्टिंग में आकर के कमेंट करके गायब हो जाना, या एंड टाइम पे देख लेना भाई क्लास चल रही नहीं चले, फिर बीच में पूरी क्लास में गायब रहना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता मेरी नज़र में, कि इस तरीके से पढ़ाई होती नहीं है। ओके अब देखो वे वाले आते हैं क्वेश्चन तो और भी हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, लेकिन मैं बताऊँ कैसे, आप में से तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या, अगेन बहुत ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लो एक बार, इसको भी चलो पढ़ के देख लेते हैं, देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 45 डिग्री सेल्सियस पर एक विलयन है जिसमें बेंजीन है और ऑक्टेन आपको दिया हुआ है, इसका मोलर अनुपात, यानी मोलर अनुपात क्या मतलब कि मोल का अनुपात 3:2 है, उसका वाष्पदाब का मान का सही विकल्प क्या होगा, मतलब कि आपको इस विलयन के वाष्पदाब की वैल्यू पता करनी है, पूरे विलयन का वाष्पदाब निकालना है। और क्या दिया है, देखो आपको ये बोला है कि 45 डिग्री सेल्सियस पे बेंजीन का वाष्पदाब आपको दिया 280 mmHg, यानी कि आपको शुद्ध बेंजीन, केवल बेंजीन अगर होता तो उसका आपको वाष्पदाब दिया हुआ है, और ऑक्टेन का भी आपको इसी प्रकार से वाष्पदाब दिया हुआ है 420 mmHg का। आपको निकालना है किसका, विलयन का आपको निकालना है, क्योंकि आपको किसके लिए निकालना है, पूरे विलयन का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई, ऑब्वियसली बात है शुद्ध वाष्पदाब की बात की जा रही है, राउल्ट के नियम की बात की जाएगी, और राउल्ट के नियम में हमें पता है कि दोनों द्रव कैसे निकालते हैं वाष्पदाब, टोटल वाष्पदाब कैसे निकालते हैं, दोनों के आंशिक दाब को जोड़ के,
और कैसे निकाल सकते हो, उनके मोल भिन्न का उपयोग करके, क्योंकि देखो मोलर अनुपात दिया हुआ है। कैसे करेंगे देखो समझो। यहां पर एक तरीके से मुझे ये दिया है कि अगर आपके पास आपको बेसिकली ये दिया है कि बेंजीन और ऑक्टेन के मोल का अनुपात, मोलर अनुपात मोल का अनुपात 3:2 है। तो बेंजीन का मोल अपन ऑक्टेन का मोल ये आपको दिया हुआ है। अब आपको काम क्या है, देखो अगर राउल्ट का नियम लगाना है तो आपको वहाँ पे इनके मोल भिन्न पता होना चाहिए, लेकिन मोलर अनुपात से मोल भिन्न ज्ञात किए जा सकते हैं। कैसे? बहुत ही कॉमन सेंस है। देखो अगर मुझे यहाँ पे पता करना हो कि बेंजीन के मोल भिन्न क्या होगा, ऑब्वियसली बात देखो एक तरीके से मान लो कि तो 3 क्या है मेरा बेंजीन का और 2 क्या है मेरा ऑक्टेन का है। तो बेंजीन के मोल कितने हो गए 3, अपन टोटल में क्या हो जाएगा 3 और 2 5, बस हो गया खत्म। मोलर अनुपात से मोल ऐसे ही निकालते हैं, जिसकी जो वैल्यू दी हुई है वो वही लेके चल लो, वही मान लो। यही मान लो कि भाई अनुपात दिया हुआ है ना, यही मान लो कि 3 ही मोल बेंजीन के हैं और यही मान लो कि 2 मोल आपके ऑक्टेन के दिए हुए हैं। तो टोटल मोल क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, डिवाइड लगा तो हो गया काम। इसी प्रकार से इसके मोल 2 मान लो, टोटल 5 मान लो, और ध्यान से देखो दोनों को जोड़ोगे तो 1 भी आएगा, तो मतलब आपने सही भी किया है ना। चलिए तो ऐसे में फिर मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे को पी टोटल निकालना है। कैसे निकालोगे, मोल भिन्न इंटू उनका शुद्ध दाब प्लस दूसरे वाले का मोल भिन्न इंटू में दूसरे वाले का शुद्ध दाब। तो एक को भले या बेंजीन मान लो, एक को मान लो ऑक्टेन मान लो। बेंजीन को चलो मैं 1 मान लेता हूँ, ऑक्टेन वाले को मैं 2 मान लेता हूँ। तो क्या नहीं कर सकते हम इसे, आराम से कर सकते हो। देखो बेंजीन के मोल भिन्न क्या दिया हुआ 3/5 इंटू बेंजीन का दाब क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 280, सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सही से बस मेहनत करने वाली बात है। 2/5 इंटू दूसरे वाले का मोल भिन्न क्या वास्तव क्या दिया 420 दिया हुआ है। तो भाई ना क्वेश्चन में तो सब गिवन है, अब इसको सॉल्व करना है। क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? क्या ये इतना मुश्किल है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता? एक बार देख लो भाई, इसको आराम से सॉल्व करके क्या आएगा, तो 3 गुणा 5 से कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल होगा आपका, कितनी बार हो जाएगा हमारा ये 56 बार 56। 2 से ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार आपका 84 बार। गुणा कर लो क्या आएगा हमारे पास आएगा 6 थी 18 में 8 के असर के 1, 5 थी 15 और 1 16 प्लस ये 16 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 8 और 8 16 में 2 की असर लगी 1, 6 और 6 12 और 1 13 में 3 की असर लगी 1 और 3, 332 mmHg, सॉरी 332 8 और 16 है, सॉरी हाँ थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 336 आएगा महीने। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अब क्लियरली दिख रहा है भाई, आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नीट 2021 का क्वेश्चन है, इतना मुश्किल भी नहीं था मेरे हिसाब से। और ध्यान से देखो 2021 में पहले भी एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, यानी एक ही एग्जाम के अंदर विलियन चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, मतलब करना तो पड़ेगा। क्या ये मुश्किल कहेगा कोई? मेरे हिसाब से ये मुश्किल तो नहीं है, न्यूमेरिकल था नो डाउट, लेकिन क्या ये इतना मुश्किल न्यूमेरिकल था? नहीं था। वही चीज़ समझ नहीं रहे, यही चीज़ समझ नहीं रहे तुम लोग, कि करना ही नहीं है वाली चीज़ से तो कुछ भी नहीं होगा। ना टेस्ट होगा, ना क्वेश्चन होगा, ना डीएससी के क्वेश्चन होंगे, ना नीट निकलेगा। अगर नीट में थ्योरी लिखने को तो आने से रही, नीट में आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करो, करके दिखाओ। उसके लिए तो अपने आप को पुश करना पड़ेगा। आप ये उम्मीद करो कि यार ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, एक बार और देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देख लो। चलो मैं आपको आराम से टाइम दे रहा हूँ, 2020 का
चलिए भाई, काफ़ी टाइम हो गया मेरे हिसाब से, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। हाँ, क्या लगता है आंसर आएगा नहीं आ पाएगा इस बार कभी? देख लो भाई, क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन बेहद सिंपल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेंजीन है, उसका हिमांक अवनमन स्थिरांक आपको दिया हुआ है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल का। ये तो वैसे भी याद करने को बोला भी गया था, है ना। तो बेंजीन के एक विद्युत अनपघटन विलेय है जिसका मोललता देखो आपको दी हुई है 0.078 मोललता। देखो यहाँ पे स्मॉल एम कहीं ना कहीं मोललता बता रही है और लिखा हुआ है वाले विलयन का हिमांक अवनमन 2 दशमलव स्थानों तक निकालना है। यानी कि दशमलव के बाद डिवाइड करोगे, जो भी करोगे कैलकुलेशन के बाद दशमलव के बाद 2 अंक तक आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यार, इसका भी आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ, शायद कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है लगता समझने में। हाँ, क्या आप लोगों को क्या निकालना है अपने को? क्या निकालना है अपने को यार? हिमांक अवनमन निकालना है, यानी कि डेल्टा टी एफ निकालना है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या होता है आपका डेल्टा टी एफ? आपका के एफ एम होता है। क्या के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी है? क्या हम देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल यार, वहाँ पे लिखा भी हुआ है 5.12 इंटू में 0. मोललता भी दी हुई 0.078, केवल गुणा करना है और आंसर आपका आ जाएगा। और दशमलव के 2 अंक तक निकालना है, इतनी सी मेहनत करनी है। और अगर गुणा भी नहीं हो रहा तो फिर ये कैसे चलेगा यार? मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति वाले काम है। दयनीय स्थिति कर रखी है भाई, ऐसे नहीं होना है ना। चले बहुत ही अच्छे। हाँ चलो कोई बात नहीं, शायद ये वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा हुआ क्वेश्चन, नीट लेवल का नहीं है तो जेई एडवांस लेवल हो गया भैया, कि ये तो जेई के क्वेश्चन करवा दिया आपने तो, जबकि लिखा भी हुआ है नीट का क्वेश्चन है। पर हम तो डायरेक्टली नीट नहीं, हम तो जेई एडवांस निकालेंगे। हाँ, कुछ स्विच करने का सोच रहे हो क्या? ओके, हो जाए क्वेश्चन। मुझे लगता तो नहीं है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, दिखने में 4 लाइन लग रही थी, एक्चुअल में तो एक फॉर्मूले का भी क्वेश्चन नहीं है। तो बताए ना भाई, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं। पर वही ना कि तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा तो मतलब पुश करना पड़ेगा ना। तुम डीएससी का पूछते नहीं हो, या मतलब वही है ना कि क्वेश्चन नहीं पूछने, थ्योरी केवल रट के चले जाओगे तो केमिस्ट्री में नंबर नहीं ला पाओगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। लिख करके दे सकता हूँ आराम से कि अगर आपने केवल केमिस्ट्री पढ़ ली और क्वेश्चन नहीं किए तो भूल जाना कि आप उसमें से कोई क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में करके आओगे या टेस्ट में क्वेश्चन कर पाओगे। हालांकि टेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाएगा 29 को, जब आपका टेस्ट होगा ऑब्वियसली बात है मैं खुद चेक करूँगा कि भाई कितने नंबर एक्चुअल में आए हैं, और फिर आपको उसके लिए पूरा लेक्चर दिया जाएगा कि हाँ भाई ये तुम्हारी कमी है। फिर तुम उस टाइम देखोगे, बात एक ही है। तो अभी देखो, बाद में देखो, मेरे को एक ही बात है। पर वही है कि अभी गलती दिख रही है, यहाँ नहीं कर पा रहे, तो टेस्ट में कैसे करोगे? टेस्ट में कैसे कर पाओगे? हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या है हमारा? अब ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल तो ये भी नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है कि यदि एक 8 ग्राम विद्युत अनपघटन विलेय है जिसमें n ऑक्टेन के 114 ग्राम में घोला गया उसे, ठीक है, और जिससे इसका वाष्प दाब 80% तक घटे जाता है। मतलब 80% कमी हो गया। यानी शुरुआत में अगर 100 लेके चलोगे तो बचा कितना होगा? 80% तो कम हो गया, बचा कितना? केवल 20। इसका मतलब 80% तक घट गया। ओके, तब विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? आपको ये ज्ञात करना है। आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि ऑक्टेन का आपको मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 114 ग्राम प्रति मोल, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तो कभी पहली बात है, अब तो यहाँ पर क्लियरली टॉपिक पढ़ के पता चल रहा होगा कि आपको कौन सा टॉपिक लग रहा है। यहाँ पर हमारा लगने वाला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का। ओके, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल बिंदु के बराबर होता है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। और आपेक्षिक अवनमन के लिए तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करना है? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप ऐसे करोगे ऐसे कि अगर आपको बोला जाए तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय की मोल बिंदु के बराबर हो जाता है। ओके, ये क्या होता है? आपकी विलेय की मोल बिंदु के बराबर रहता है। तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे कैसे लेंगे? देखो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा भाई विलायक का और आपका इसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब तो दिया नहीं है, और क्वेश्चन में हिंट दिया है कि वाष्प दाब 80% तक घटेगा। यानी कि शुरुआत में, यानी अगर स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में अगर मेरे पास 100 का दाब है
तो यानी कि एक टी टाइम के बाद क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, 80% घट गया, यानी केवल आपके पास 20 बचेगा। आगे इसका मतलब क्या है कि आपकी 80% की कमी हो गई। तो 100 का 80% 80 होता है, 100 में से 80 घटा दोगे 20 बचेगा। तो ये हमारा बाद का बचेगा। अब इन वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ तो मेरा आंसर निकल जाएगा, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा। तो 100 माइनस का 20 कम हो गया था, 20 तक पहुँच गया। स्टार्टिंग में 100 लेके चले थे, वो विले की मोल बेनी के बराबर है। अब विले की मोल बेनी क्या होती है, वो होता है आपके पास विले के मोल अपॉन में विले प्लस विलायक के मोल। अब देखो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट तो आप सॉल्व करोगे, लेफ्ट वाला तो ये तो हो गया। राइट वाले को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, राइट वाले में हमें बोला है कि आपके पास 8 ग्राम विद्युत अनपघट है और n ऑक्टेन है जिसके 114 ग्राम है। तो पहले हम एक काम देखो, 114 ग्राम ऑक्टेन है तो ये तो आपका विलायक हो गया। तो विलायक के मोल हम ज्ञात कर सकते हैं, 114 ग्राम मात्रा दी हुई है और 114 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान होता है, यानी विलायक के मोल हमारे पास कितने हो जाएंगे, यानी कि 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n विले, विले के मोल हमें ज्ञात करने हैं पहले, अपॉन में n विले और प्लस में हो जाएगा मेरा 1, दैट्स इट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये सॉल्व करोगे हमारा काम हो गया। क्या बचा हमारे पास, देखो ऊपर से तो हमारे पास बचेगा क्या 80 और गुणा कर दो यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखो 100 से इसमें गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू में n विले इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू n विले और प्लस में हो जाएगा 80, दैट्स इट। हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना, सही है ना। अच्छा देखो अब इसको थोड़ा सॉल्व करके चलो विले के मोल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 80 इधर भेजोगे तो माइनस का 80 हो जाएगा और 100 में से 80 घटाओगे तो 20 बचेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 20 n विले इक्वल्स टू 80। तो विले के मोल मेरे पास कितना आ गया, अब देखो विले के मोल मेरे पास आ गए क्या 80/20 यानी कि 4 मोल। अब विले के मोल पता है, विले की ग्राम में मात्रा बताई हुई है 8 ग्राम। तो क्या मैं अब इस कंडीशन में विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकता हूं? आई थिंक अभी किया जा सकता है, अभी किया जा सकता है ना, सही है ना। या कहीं पे कोई एरर है तो बताओ भाई, कहीं पे कोई चीज़ लग रही है तो आप बता सकते हो। ओके ओके कर लोगे अब तो आराम से। तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा हमारे पास, ओके अच्छा यहाँ पे कुछ और तो एरर नहीं है अपनी, नहीं सही है, ठीक है। तो यानी कि विले का मोलर द्रव्यमान क्या रह जाएगा, वो हो जाएगा क्या, विले का ग्राम में भार 8 बटे क्या हो जाएगा मेरा 4, यानी कि 2 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। और अब आप बोलो कि भैया ऑप्शन में देखा है तो कहीं पे 2 ग्राम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 है, 40 है, 60 और 80 है। तो देखो एक चीज़ है जो छोटी सी आपको नोटिस करनी चाहिए थी कि ये आपको दिया परसेंट दिया हुआ है, तो प्रतिशत जो लिया गया ना असल में फिर यहाँ पर फिर 1 से लिया गया होगा और 1 से लिए जाएंगे तो 0.2 लेकर चलेंगे फिर हम, ठीक है। तो यानी कि वैसे तो हमारे पास कोई और तो कोई किया नहीं ना हमने कुछ, हाँ सही, हाँ। तो देखो ये बात ध्यान रखना। तो फिर यहाँ पे ये निकाला गया होगा कि इन्होंने फिर 80 की जगह पर, मतलब जैसे हमने 80 लेके चला तो इसको इन्होंने क्या लिया होगा, इन्होंने इसको लिया होगा 1 माइनस का 0.8 और मेरा 1 माइनस 0.2, इन्होंने दशमलव में लेकर चला है। हमने प्रतिशत वाले मान को आगे बढ़ाया तो इसलिए में थोड़ा सा फर्क आ गया। पर अगर मैं प्रतिशत वाले मान को आगे नहीं बढ़ाऊँ तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वैल्यू निकल के आएगी वो अपने पास यहाँ पर आएगी 2 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 0.4 निकल के आता है फिर आपके पास यहाँ पे, और फिर डिवाइड लगाओगे तो आपका 20 आ जाता करिए। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका, मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर 1 इसका मेरा करेक्ट आंसर आना चाहिए। ओके क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते थे, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन फेज सेकंड, ठीक है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन और भी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या, ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है 2020 का, ये सेम फेज सेकंड का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर दे दो। चलो क्वेश्चन क्या हमारा कि समपाराशरी विलयनों का समान होता है क्या, क्वथन ताप, वाष्प दाब, हिमकारी ताप या फिर परासरण दाब। आराम से दे दो भाई, ऐसी कोई जल्दी तो है नहीं अपने को।
हालांकि यहाँ जल्दी आंसर दोगे तो अच्छा रहेगा, हम और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ पाएंगे। लेकिन चलो न्यूमेरिकल नहीं, कम से कम थियोरेटिकल क्वेश्चन के तो आंसर दो। ओके, सो अभी भी आंसर नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्लास में बताया था कि आपके पास बेसिकली परासरण दाब क्या होता है, तो सम परासरी विलयन, मतलब कि समान परासरण दाब वाले विलयन। क्लास में बोला भी गया था, पूरा एक लेक्चर इसका हमने लिया भी है। ओके, क्लियर है? चलो आगे अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको 2019 का है। क्वेश्चन क्या हमारा कि आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले दो घटक ए और बी के विलयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे कि मैं बोला आते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन वाले पार्ट से, जो राउल्ट के नियम पर चलते हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। धनात्मक ऋणात्मक विचलन वाला बहुत इजी पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया है आपको बताएं, चारों कथनों में से धनात्मक विचलन अगर दर्शाएं तो कौन सा कथन सही है? पहला दिया है कि ए और बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर होता है। तो बराबर तो नहीं होता, ये आपके आदर्श में होता है ना, तो ये बात तो गलत दिया हुआ है। अगला क्या दिया हुआ है कि ए और बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल से प्रबल होता है। यानी कि अगर शुरुआत में यानी ए और बी के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा था और यहाँ पर कम था। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये देखा जाए तो ये तो बिल्कुल सही बोला है। क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दोनों मिक्स हो जाते थे तो आकर्षण बल कम हो जाता था, जिस कारण से वाष्पता बढ़ जाता है ना। तो ये वाला कथन तो मैं वैसे भी स्टेटमेंट पढ़ के पता चला सही है। अगला फिर भी आगे चेक कर लो भाई, चेक करने के लिए चारों ऑप्शन से पढ़नी चाहिए। नियत टी तथा पी पर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, तो ये आदर्श विलयन के लिए, तो ये भी गलत है। अगला क्या है, नियत टी और पी पर डेल्टा वी मिक्सिंग 0, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये भी आदर्श विलयन के लिए रहता है ना। तो कायदे से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही आंसर था। स्टेटमेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ईजी हो भी जाते हैं, मतलब इतना टाइम लगता नहीं अगर देखा जाए तो। थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओ ना तो आराम से कर लोगे, बस ये कि थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2019 का क्वेश्चन है, देख लो एक बार आराम से। क्वेश्चन क्या है हमारा कि वह मिश्रण जो उच्चतम क्वथनांक वाला स्थिरक्वाती होता है। ओके, तो उच्चतम क्वथनांक वाला स्थिरक्वाती कौन सा देखने को मिलता है? उच्चतम क्वथनांक स्थिरक्वाती उच्चतम वाला बताना पड़ेगा। ओके, तो बताओ भाई कौन सा होता है? ये कौन दिखाते हैं आपका उच्चतम क्वथनांक वाला? ये बेसिकली दिखाते हैं जो कि नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, जो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। ये क्लास में बताया भी कहता, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स भी बताए थे। तो आपको याद होना चाहिए कि ऋणात्मक विचलन कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, किस कंडीशन में आपको ऋणात्मक विचलन देखने को मिलता है, ठीक है। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, वही आपको आंसर बताना पड़ेगा, सिंपल सा टास्क है। जल्दी से बताइए, ये तो क्लास में बताया भी क्या है, थोड़ा सा नोट्स को थोड़ा नजर मारोगे तो इसका आंसर दे पाओगे। देख लो भाई आराम से, अभी भी टाइम दे रहा हूँ।
चलिए बहुत ही बढ़िया, इस बार भी हमेशा की तरह कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर वैसे ऑप्शन नंबर 1 था और ये क्लास में बताया भी गया था कि जल और नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण है वो अलग से भी लिखाया था कि ये आपका कौन सा दिखाता है, आपका अधिकतम स्थिरक्वाथी विलयन ये बनाते हैं, अधिकतम क्वथना की स्थिरक्वाथी विलयन ये बनाते हैं। तो अधिकतम कह लो उच्चतम कह लो एक ही बात है, एग्जाम में आया हुआ है और 2019 में आया भी है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, नहीं, लेटेस्ट का सॉल्व करना है तो आपको आइडिया मिलेगा। पर इस तरीके से जो रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है ना, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा एक दयनीय हालत को बनाता है कि ऐसे में तो वही कैसे करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक आदर्श विलयन के लिए सही विकल्प है, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही रहने वाला है आदर्श विलयन के लिए। हाँ चलो बताओ भाई, क्या डेल्टा एस मिक्सिंग जीरो हो जाता है, क्या डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होता है, क्या डेल्टा एच जीरो हो जाता है, डेल्टा जी जीरो हो जाता है। तो आदर्श के लिए आपको बताना पड़ेगा 2019 का ही क्वेश्चन, देखो सेम ईयर में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक आइडिया लगाओ, एक हिंट लो कि हाँ भाई यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। चलिए बताओ भाई, देखो आदर्श विलयन के लिए मैंने आपको चिन्ह परिवर्तन बताए थे, चिन्ह परिपाटी बताई थी, किसके लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसके लिए वैल्यू नेगेटिव होती है। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि ये क्वेश्चन ये बन रहा है, क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो अब ये तो सोच ही नहीं सकते भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा भी नहीं है, क्वेश्चन आता है, करना पड़ेगा। और ऊष्मागतिकी रूप से अगर देखा जाए तो विलियन चैप्टर में ऊष्मागतिकी पद बताया गया, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी परिवर्तन हो गया, या फिर आपका गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, वो सब बताया गया। आदर्श विलयन के लिए हम ये कहते हैं, देखो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि देखो मैंने ये बोला था कि यहाँ पर जो डेल्टा एस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है अगर प्रोग्राम आपका स्वतः होता है तो। दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि आदर्श के लिए हम ये बोलते हैं कि आपका जो डेल्टा वी होता है कि जब दोनों को मिक्स करते हो तो वो आपका जीरो के बराबर होता है। तीसरा वाला देखो वो हाँ सही है, एंथैल्पी परिवर्तन आपका जीरो होता है। और डेल्टा जी की बात करेंगे तो आपको ये बोला था स्वतः के लिए डेल्टा जी आपका हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई थी क्लास के अंदर। तो ऑप्शन नंबर तीसरे को आप बहुत ईजिली टिक कर सकते थे अगर थोड़ा सा भी एक्टिव रहते तो, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन हमारा तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो हमारा 2017 का क्वेश्चन है और क्या बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर करता है, कौन सा ऐसा जो ताप पर डिपेंड करेगा। क्लास में क्लियरली बताया गया है जहाँ पर भी फॉर्मूले के अंदर आयतन आ जाएगा वो आपका ताप पे निर्भर करेगा, और जहाँ पर नहीं आएगा वो नहीं करेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो कौन किसके फॉर्मूले में ताप आयतन आता है, देखो मोललता में तो आयतन आता ही नहीं है, मोल प्रपंच में भी नहीं आता, भार प्रतिशत में केवल भार आता, इसका मतलब नहीं, मोलरता में आता है। हाँ मोलरता क्या होता है आपका N/V आयतन। तो जहां पर आयतन आ गया वो ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है, आप तापमान बदलोगे तो आयतन बदलता है, तो ऐसे में ये इसकी वैल्यू भी बदल जाती है। ओके क्लियर है, क्लियर सभी को, क्लियर है ये वाला पार्ट। तो क्वेश्चन वही वाली बात है, देखो मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा, बस एक ऐसे है कि आपको बस थोड़ा सा करने वाली बात है, ठीक है। चलिए जैसे कि अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगेन ईजी है। ये क्वेश्चन कहाँ का आपका 2017 का ही क्वेश्चन, देख लो भाई, एक ही साल में देखो कम से कम 2 क्वेश्चन विलियन दे रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर आप ये नहीं कर रहे और आप कहीं ना कहीं आप 8 नंबर खो चुके हो अपने, तो ये ध्यान रखना अपना। क्वेश्चन क्या है कि यदि तनु विलयन की मोललता को 2 गुना कर दिया जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक KF पे क्या फर्क पड़ेगा, वो 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा भाई आराम से, चलो इसके लिए 2 मिनट ले लो, चलो तो मैं बहुत आराम से जवाब देने की जरूरत है, कोई नहीं 2 मिनट लो, लेकिन इसका सही आंसर देना, गलत आंसर मत देना, क्योंकि क्वेश्चन है ना एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बिना पेन उठाए भी किया जा सकता है। तो आराम से देख लो और बताओ भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं साइड में हट जाता हूँ, आराम से आंसर दो मुझे इसका।
ओके चलो ठीक है, 2 मिनट हो गए, आराम से ऐसे सोच लिया होगा, हालांकि आंसर तो मुझे पता है नहीं दिया गया है अभी भी, तो देखो सोच के देना। अगर कोई ये देखो, अगर हम बात करें, हमें बात की जा रही है मोलल अवनमन स्थिरांक की, तो मेरा क्वेश्चन केवल इतना आता है कि क्या मोलल अवनमन स्थिरांक मोललता पे डिपेंड भी करता है? करता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक KF के लिए हम क्या बोलते हैं, देखो हम फॉर्मूला जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल्स टू आपके पास होता है KFM होता है ना। तो मोलल अवनमन स्थिरांक विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये मैंने आपको बता रखा है, लेकिन मोललता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मोललता में चेंज हुआ तो उससे इसको फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब डेल्टा TF में फर्क पड़ेगा मोललता से, लेकिन KF पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, वो अपरिवर्तित रहता है। उस प्रकार से आप करते हो ऐसे, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसको आपको एक्चुअल में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में लेना था, आप कर सकते थे। 2 मिनट का क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन स्टार्टिंग से आपका केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन था, देख के ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए और टिक होना चाहिए, तब आपकी स्पीड में मानता हूँ अच्छी चल रही है, वरना इसमें आपकी स्पीड नहीं मानी जाती। ओके क्लियर है। हालांकि देखो अगर बोला जाए मेरी तरफ से, तो मेरी तरफ से क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं आपके लिए। जो आज के मैं क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के लेकर के आया था, इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। हालांकि देखो और भी पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि आपको कहीं ना कहीं कुछ DSC के अंदर कुछ आपको मॉड्यूल्स में दिए जाएंगे, तो उनको अच्छे से करना। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि देखो आप सवालों के जवाब दो, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देते, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो यहाँ नहीं कर पाए तो वहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। ओके अचानक से कुछ नहीं आता, कोई ये बोले कि अचानक से मैं सब कुछ आ गया, नहीं, अचानक से कुछ भी नहीं होता है। कोई भी बच्चा अगर ये बोलता है, कोई भी टॉपर किया मैंने एक दिन पहले पढ़ के मैंने पूरा कर दिया, नहीं, उस एक दिन के लिए उसने पहले कई सैकड़ों दिन उसने दिए होंगे, तब जाके वो उस एक दिन के काबिल बनता है और वो 3 घंटे में अपना दिमाग चला पाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, उन 3 घंटों में भी अगर आपको एक्चुअल में बैठना है तरीके से, आपको पेपर सॉल्व करना है, एग्ज़ाम फोड़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी इससे पहले कई दिनों तक, तब जाके आप इतना काबिल बन पाओगे कि आप फाइनल एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। वरना ऐसे बिना अचानक से कुछ करे, मतलब कुछ भी किया नहीं और अचानक से आप उम्मीद करो कि हो जाए, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ नहीं करना, कोई बहानेबाजी नहीं, खुद से बहानेबाजी देने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बहाने देने की ज़रूरत नहीं। आपको खुद से पता है कि भाई यहाँ पे मैंने गलत किया है, तो उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप रैंडम बहाने दे रहे हो, उसका मतलब नहीं है। एग्जाम आएगा, देखेंगे कैसा होता है, टेस्ट आपका 29 को होने वाला है, वो भी मैं चेक करूंगा कि एक्चुअल में कितना कर पाए। और उस टाइम पे किसी ने बहाना दिया, वो लिटरली बहाना, चाहे वो कुछ भी हो, रैंडमली बहाना हो, अगर आप बीमार भी हो तो बीमार भी होना भी अपने आप में बहाना है, क्योंकि फिर आपकी गलती है कि आप घर में रह करके भी अपना खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो ये भी बहाना है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं। तो कुछ भी एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में अपना पेपर देना है अच्छे तरीके से, और उसको अच्छे तरीके से उसमें नंबर लेकर के आने, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही रहने वाला होगा, ठीक है। जो प्रीवियस के क्वेश्चन से मैंने करवा दिए, और भी कोई डाउट है तो आप कभी भी कमेंट करके या रैंक प्लस से कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो अभी के सेशन में इतना ही रहेगा, अब हम मिलेंगे कल, आई थिंक नए चैप्टर में हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।